तो अभी बात हुई कि सेल मेम्ब्रेन के पोर्स से जब बिगर सॉल्यूट्स मूव करेंगे तो इनको एटीपी चाहिए। तो एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है ये एक प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं फास्फोरिलेशन। मतलब हुआ कि एडिशन ऑफ फास्फेट ग्रुप। तो फास्फेट का एडिशन होता है और ये फास्फेट ग्रुप्स PO4 के 3 मॉलिक्यूल्स का एडिशंस होगा, जिसको हम लोग आगे किसी एग्जाम्पल्स में अभी उसको देखेंगे। तो ATP का फॉर्मेशन एडिनोसिन, तो ये एडिनोसिन ये फास्फेट हो गया, ये हो गया एडिनोसिन 3 तो फास्फेट हो गया और ये 3 फास्फेट है, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और इसमें हम ये जानते हैं कि फास्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड्स होते हैं और वो हाईली एनर्जेटिक बॉन्ड होता है। फास्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड, ये हाईली एनर्जेटिक बॉन्ड्स होते हैं और इस बॉन्ड से ब्रेकडाउन्स में ही जब ATP ब्रेकडाउन होगा ADP में तो डाइफॉस्फेट में होगा तो एनर्जी निकलेगी। डाइफॉस्फेट से एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट होगा, एनर्जी निकलेगी। मोनोफॉस्फेट से 2 फास्फेट अलग हो जाएंगे और रीएसोसिएशन भी इसी तरीके से होता चला जाएगा। तो हम ये देख चुके हैं कि इसमें अगर फार्मूला हम देखें तो इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। अब नंबर देखेंगे और फास्फोरस भी है। तो कार्बन का नंबर जो है वो हम देखते हैं ये 10 होता है इसमें पूरे सीक्वेंस में। हाइड्रोजन में जब जाएंगे तब भी वो 10 होगा, और जब नाइट्रोजन में हम जाएंगे तो ये 5 होगा, ऑक्सीजन में हम जाएंगे तो ये 13 होता है, और फास्फोरस के बारे में तो हम जानते ही हैं कि वो 3 होगा। तो ये उसके केमिकल्स स्ट्रक्चर्स में हम जब ऐड करेंगे तो ये हमको एग्जिस्ट करेगा। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एडिनोसिन फास्फेट का कॉम्बिनेशंस में ये स्ट्रक्चरल पार्ट में ये किस तरीके से एसोसिएटेड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिग्नल ट्रांसडक्शन का जो अगले क्लास हम करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगा, उसमें हम बताएंगे कि ये जो प्रोड्यूस ATP है वो कैसे ब्रेन सेल को अफेक्ट करता है, सिग्नलिंग के सीक्वेंस को वो कन्वर्ट करता है, और उसको कन्वर्ट करने के बाद वो किस तरीके से वो पूरे एनर्जी को मेंटेन करता है। तो इसलिए इसको हम लोग अटैच करेंगे, और इसमें हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरीके से स्ट्रक्चरल पार्ट को कवर करेगा। तो हम जानते हैं कि फास्फेट हमारे पास कितने हैं, 3 हैं, और इनके बीच में ये ऑक्सीजन लगा है। तो हम सबसे पहले इस तरीके से बनाते चले और ये फास्फेट 3 बना दिया। तो 3 फास्फेट बना दिया, तो यहाँ हम लोग ये देखेंगे कि ये PO4 में स्ट्रक्चर है। तो ये यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप से वो अटैच है, और डबल बॉन्ड O, और फिर हम लोग ये देखते हैं कि ये स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ भी। तो PO4 रीजन्स में जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये फंक्शनल रीजन्स को इफेक्ट करेगा, और यहाँ पर ये एल्कीन ये डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं। तो बॉन्ड स्ट्रक्चर में आप जानते हैं कि जब 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 1 बॉन्ड, और 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 2 बॉन्ड। तो हम लोग इस बॉन्ड स्ट्रक्चर्स को जब पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन्स में, तो यहाँ न्यूक्लियस में, एलिमेंट के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन चारों ओर मूव करता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में हम SPDF स्फेरिकल, डम्बल, डबल डम्बल, कॉम्प्लिकेटेड। तो ये जब हम इसका क्वांटम मैकेनिक्स पे बात करेंगे तब यहाँ पर हम
क्वांटम थ्योरीज पे आएंगे और वहीं पे हम ऑर्बिटल्स का कंसेप्ट डेवलप करेंगे। तो इस ऑर्बिटल्स के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इनका घर है जहाँ वो मूव कर रहे हैं, तो यहाँ भी वही स्ट्रक्चर्स ये मूव कर रहा है। अब यहाँ पर फास्फेट ये ऑक्सीजन का पार्ट हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉनिक पार्ट जब हम कन्वर्ट करेंगे ये सब जा कर के ब्रेक करता है। तो यहाँ कार्बन के साथ अब हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर कंटिन्यू करेगा। तो स्ट्रक्चर जब कंटिन्यू करेगा तो ये हाइड्रोजन CH4 एल्केन ग्रुप, एल्केन एल्कीन एल्काइन, CH4 एल्केन हम जानते हैं कि CH4 एल्केन एल्काइन होना होगा तो CH3 होगा, एल्केन एल्कीन और एल्काइन होगा तो CH2। तो इसमें ये इसी तरीके से अटैच होंगे और तब यही कार्बन से एक बॉन्ड होता है जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की तरह हम कहते हैं, और ये स्ट्रक्चर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मूव करेंगे और मूव करने के बाद यहाँ से इनका एसोसिएशन होगा। और ये एसोसिएशंस, ये जो एसोसिएशन है, इस एसोसिएशन में यहाँ बॉन्ड के स्ट्रक्चर्स मूव करेंगे। तो मूव करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन और ये वाटर बना करके बाहर निकल जाएंगे। तो फास्फोडाइस्टर यहाँ कार्बन का पोजीशन है, फास्फो रीजन्स है, यहाँ पे कार्बन के साथ हाइड्रोजन यहाँ अटैच है। अब देखिए यहाँ कार्बन के साथ हाइड्रोजन यहाँ भी अटैच है, यहाँ भी अटैच है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन है, इसके ऊपर भी चार्जेस हैं। ये चार्जेस अगर जब हम चार्ज की बात करते हैं तो वहाँ पर चाहे तो कोवेलेंट बॉन्ड से, चाहे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड से, चाहे हाइड्रोस्टैटिक बॉन्ड से, चाहे हाइड्रोजन बॉन्ड से, ये इस तरीके से अटैच होगा। और यही कार्बन के स्ट्रक्चर से जब मूव करेंगे, यही कार्बन अब यहाँ पर एमाइड ग्रुप को अटैच करेगा। तो एमाइड को जब अटैच करेगा तब यहाँ पर ये नाइट्रोजन आने लगेंगे, और जब नाइट्रोजन आएंगे तब इनका स्ट्रक्चर हम इस तरीके से मॉडिफाई करेंगे। और मॉडिफाई करने के बाद हम यहाँ मूव करेंगे। ये बॉन्डिंग सीक्वेंस है, ये बॉन्डिंग सीक्वेंस इतना इम्पोर्टेंट है कि आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। यहाँ आपने कार्बन दिया, अब कार्बन दिया तो यहाँ पे कार्बन का हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन के स्ट्रक्चर से मॉडिफाई करेगा। और ये मॉडिफाई किया तो ये धीरे धीरे ये एसोसिएशन रीजन में ये नाइट्रोजन के साथ अटैच हुआ, ये नाइट्रोजन अटैच हुआ, ये यहाँ से इससे अटैच हुआ, ये पोर्शन जो निकला, ये पोर्शन यहाँ अटैच होकर के लोअर रीजन्स में मूव करेगा। तो जब लोअर में मूव करेगा तो यहाँ एरोमेटिक बॉन्ड का फॉर्मेशन शुरू होगा। ये एरोमेटिक का जो एरिया है, यहाँ हाइड्रोजन, फिर यहाँ पर कार्बन रीजन, और कार्बन रीजन के साथ फिर यहाँ पर नाइट्रोजन का रीजन आएगा, और इस नाइट्रोजन के साथ वो सीक्वेंस बनाता हुआ तब ये हाइड्रोजन से अटैच हो जाएगा। और अटैच होने के बाद तब आप देखेंगे कि ये पूरा का पूरा जो है कंपार्टमेंट, तो इसको अगर कंपार्टमेंटल हम पार्ट करेंगे तो ये कंपार्टमेंटल पार्ट एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक कंपार्टमेंटल पार्ट यहाँ से यहाँ है। तो आप इसको ए बोलिए। ए बोलने का मतलब ही हो गया कि वो फास्फेट रीजन्स पे हो गया। ये जब आप धीरे धीरे जब इसको कवर अप करेंगे तो एक स्ट्रक्चरल पार्ट यहाँ है, ये बी हो गया, एक कवर पार्ट यहाँ है, ये सी हो गया, एक कवर पार्ट यहाँ है, ये डी हो गया, और ये ई हो गया। तो ये एडेनोसिन ट्राईफास्फेट का स्ट्रक्चर्स है, और यही फास्फोडाइस्टर रीजन्स में ये एसोसिएशंस हैं जिसकी वजह से एटीपी का फॉर्मेशन होता है। और जैसे जैसे ब्रेक डाउन होगा ये एक एक फास्फेट यहाँ से निकलता जाएगा, एक एक फास्फेट निकलेगा। तो जब एक फास्फेट निकलेगा तो ये ट्राईफास्फेट से ये डाईफास्फेट से मोनोफास्फेट और फास्फेट रीजन से डेवलप करेगा, और ये एनर्जी प्रोड्यूस होगा। तो ये एनर्जी जो प्रोड्यूस होगी उस एनर्जी के रीजन्स में हम लोग ये देखते हैं कि वो आखिर एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रहा है उस एनर्जी का एडवांटेज क्या है। तो एक फास्फेट अगर यहाँ से अगर एक फास्फेट निकला तो इस फास्फेट का एनर्जी कितना रिलीज़ होगा, तो ये रिलीज़ होता है करीब 7.3 किलो कैलोरी। अब ये बताइए कि 7.3 किलो कैलोरी पर मॉलिक्यूल पर मोल पर कवर होगा, और या हाँ ठीक है, आप इसको चाहें तो 30.6 किलो जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए डायबिटिक जो आदमी होता है
जिनको डायबिटीज़ होती है उनमें ये एनर्जी का लॉस ज़्यादा होता है, वो एनर्जी बनता नहीं है। और जो शुगर का फॉर्मेशन है वो एनर्जी को यूज़ अगर नहीं करेंगे तो वो एनर्जी मिलेगा नहीं, और बार बार उनको एनर्जी रिक्वायरमेंट्स इनटेक ऑफ फूड बढ़ जाता है, और उसकी वजह से उनके बॉडी के अंदर में वीकनेसेस बने रहते हैं। तो इन्हीं को थोड़ा कंक्लूड कर लें हम लोग। सो वी आर मूविंग टुवर्ड द ATP formation. Why? Because the transport need energy, and the energy is again the concentration gradient, why the molecules can move from the higher concentrations regions. So we need energy, and the energy is produced from the mitochondria to the Krebs cycle, and that produces energy is the ATP. And that the electronic combination is there, adenosine, and have a triphosphate region structures, and that structure is associated with the oxygens, and that oxygens play important role. So whenever we take the oxygens, we get the energy. So that's why it is advised by the doctor that for diabetic patients that more and more physical exercise and more walking is there, because when we go for the physical exercise we get more and more energy, oxygens with the form of the energy, and this oxygen comes and it react with the carbonates component and it produce the energy. So ATP triphosphate converted into what? Diphosphate, to monophosphate, and releasing the energy. So ATP is very important for each and every phenomena of the life. तो हम लोग अब इसको क्वेश्चंस कर लेंगे, और कोई भी क्वेश्चंस अगर होगा, जैसे आप क्वेश्चन हमको भेजते हैं व्हाट्सएप पे, वैसे भेजिए। माई व्हाट्सएप नंबर है द सेम 9430510473, and you can also ask the question in my through mail. My email address drrajeshvarma2020@gmail.com. So thank you very much.